Namaskar, Jai Dhanvantri. Myself, Dr. Mangaldeep Sharma, intern doctor at Government Akhandanand Ayurved College. I'm Prerna Joshi, final year student from Government Akhandanand Ayurved College. So, today we have organized an interview on very interesting and important topic in collaboration with Gujarat Ayurved University and NASSE Gujarat. So, our topic is how to get up to 50 lakhs grant in Ayurved. एंड इस टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शीतल भाग्या मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस एंड अलोंग विथ आयुर्वेदा एंड एकेडमिक्स शी इज वर्किंग एज SSIP नोडल ऑफिसर एट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एंड SSIP को कोऑर्डिनेटर एट स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस एंड ऑल्सो गाइडिंग एट मेंटर एट iHub. वेलकम मैम. मैम, आप SSIP में भी काम करे हुए हो और iHub में भी आप मेंटर के तौर पे सर्विंग देते हो. तो जो ये टॉपिक है कि हाउ टू गेट अप टू 50 लाख्स ऑफ ग्रांट फॉर आयुर्वेदा, तो इस ग्रांट लेने के लिए हमको एक स्टार्टअप चाहिए और एक आइडिया यानी इनोवेशन चाहिए. तो जब हम स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर ऐसी फील्ड आती है. तो अगर हम आयुर्वेद और स्टार्टअप को लेकर सोचना हो तो हम क्या सोच सकते हैं मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो आपने बोला है ना कि हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग आता है वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पर्सन ही स्टार्टअप कर सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेक्निकल पर्सन ही स्टार्टअप कर सकते हैं तो आप सोचिए, मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है. उनका ना तो एजुकेशन का इतना बैकग्राउंड रहता है, राइट, ना तो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहता है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टार्टअप है या तो रिसर्च है या तो इनोवेशन, जो भी कुछ है दैट इज़ ओनली रिलेटेड विथ टेक्निकलिटी. इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट. क्योंकि जो पर्सन आप सुन रहे होंगे, किसी ने 5th पास किया है, 10th इवन पास किया है, वो स्टूडेंट भी स्टार्टअप करते हैं. तो उनका तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है, ना तो वो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, राइट. जो स्टार्टअप या इनोवेशन है ना, वो क्या है? कोई भी चीज़ है, उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, वायबिलिटी कितनी है, मार्केट में उसकी नीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ अगर आगे बढ़ाए तो वो मार्केट में सर्वाइव करती ही है, वो चाहे आयुर्वेद के फील्ड से हो या तो कोई भी टेक्निकल के फील्ड से हो. बिल्कुल मैम. तो मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि हमें आयुर्वेद की ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए जो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च है उसकी क्या नीड है? क्योंकि आजकल हम जो भी चीज़ देखें तो रिसर्च अपलोड वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है. तो आपको क्या लगता है कि रिसर्च बेस्ड जो मेथडोलॉजी है वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेद के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली नाइस क्वेश्चन. क्योंकि हम हर बार बात करते हैं और हर बार देखते हैं कि जहाँ पे आयुर्वेद की बात आती है वहाँ पे या तो ये कह के बोला जाता है कि दैट इज़ नॉट रिसर्च प्रोडक्ट, राइट, कि उसमें कोई रिसर्च नहीं होता, उसमें कोई एविडेंस नहीं होता. हर बार ये बोल के कहीं ना कहीं पे उसको साइडलाइन किया जाता है. अब अगर हम ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो 101% हमें रिसर्च में जाना चाहिए, 101% हमें कहीं ना कहीं इनोवेशन में जाना चाहिए, राइट. क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए हम खुद इंडिया के लोग हैं, वो ही अगर इंडिया की लैंग्वेज नहीं समझ रहे तो जब ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात आती है उसके लिए 101% की रिसर्च तो चाहिए ही. वो रिसर्च क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो PG करवाते हैं, PhD करवाते हैं या तो कोई भी रिसर्च की ग्रांट लेके रिसर्च कर रहे हैं, उसमें वो करते क्या है? जो हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है उसको ऐसे ही रखना है. जैसे आयुर्वेद में बोला है, से फॉर द एग्जाम्पल अग्नि का प्रिंसिपल है, वात पित्त कफ दोष का प्रिंसिपल है, हमारे जो मेडिसिन्स के जो प्रिंसिपल है उसको एज इट इज़ रखते हुए मॉडर्न के जो पैरामीटर्स है उसके साथ कहीं ना कहीं हम कोलोबरेट कर पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च, दैट इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, राइट. तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए कहीं ना कहीं पे रिसर्च की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम भी कर रहे हैं. लाइक प्राइवेट फंडिंग लेके भी काम कर रहे हैं, बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम में इस पे काम कर रही है. गवर्नमेंट भी बहुत सारे फंडिंग देती है. हमारा आयुर्वेद इज़ इंडियन हेरिटेज, राइट. तो इंडियन हेरिटेज को एज इट इज़ रखने के लिए गवर्नमेंट भी अभी बहुत सारा सपोर्ट देती है. तो CCRS का नाम सब में सुना होगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा, राइट. तो CCRS एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बहुत रिसर्च के लिए फंडिंग देती है. स्टूडेंट्स जब आयुर्वेद में आते हैं तो फर्स्ट ईयर से लेके वो जब BMS कर रहे होते हैं
उसी टाइम से उसका रिसर्च माइंड डेवलप हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं वो माइंड उसमें डेवलप हो, उसके लिए स्पार्क का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो जस्ट लाइक कि फंडिंग भी मिलता है, कोई भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें फंडिंग देते हैं। ऐसे एक स्मार्ट प्रोजेक्ट भी उन्होंने लॉन्च किया है, एक सिद्धि 2.0 करके लास्ट विजयवाड़ा में उसकी कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये लॉन्च किया है। वो सब इसी पे फोकस करता है कि ग्लोबल लेवल पे आयुर्वेद को कैसे पहुंचाना है, मॉडर्न मीट्स के साथ आयुर्वेद का कोलैबोरेशन कैसे करना है, जो फार्मा इंडस्ट्री है वो लोगों का आयुर्वेद के साथ कोलैबोरेशन कैसे करना है। तो ऐसे, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया CCRS का, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो काम करती है। SSIP का नाम भी आपने सुना होगा, दैट इज स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। वो भी बहुत सारे फंडिंग्स देती है स्टूडेंट को ये सब पे काम करने के लिए। यस मैम, तो जो लास्ट में आपने जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के बारे में बताया, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का जो क्रीम लेयर है वो स्टूडेंट ही है, क्योंकि आगे जाके वही वैद्य बनने वाले हैं। तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हो, उनको कुछ अपना स्टार्टअप खड़ा करना हो, तो उसके लिए जो SSIP है वो स्टूडेंट को किस हिसाब से हेल्प करती है, और अगर किसी स्टूडेंट को SSIP में पार्टिसिपेट लेना है तो उसकी पूरी प्रोसेस किस हिसाब से है मैम? यस, SSIP सबसे पहला तो इट इज़ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, जो 2015 में गुजरात में लॉन्च हुआ था। आई थिंक मेरे हिसाब से गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च SSIP पॉलिसी ऑल ओवर द इंडिया, राइट। तो SSIP पॉलिसी 2015 से लेके 2021 तक SSIP 1.0 था। दिस इज़ नाउ SSIP 2.0, जो सेकेंड वर्जन उन्होंने अपडेट किया है। बहुत सारी स्कीम है SSIP, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट के लिए ही है, राइट। अभी बात हुई ना कि सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट है वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स है वो ग्रांट वो स्टूडेंट को भी मिलती है, एंड दैट इज़ ग्रांट, you see, that is grant, that is not loan, right? There is difference between grant and loan, right? Government is giving some amount of money to you to utilize it in a particular project. आपको पता होगा जब स्टूडेंट होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में रहते हैं, शायद आप घर से 10-15 हज़ार भी मांगने जाओ तो पापा नहीं देंगे, है ना। कितने भी पैसे वाले होंगे पापा नहीं देंगे। क्या बोलेंगे पहले कि पढ़ाई कर लो, पास कर लो, इसके बाद में आगे हम कुछ सोचेंगे। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आप आयुर्वेद में है पर आपके पास आयुर्वेद के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है, क्योंकि सब लोग है आयुर्वेद है वो सब वैद्य बनना नहीं चाहते ना। बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद में है पर उसका टेक्निकल माइंड रहता है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद में है पर उनको सिर्फ वैद्य बन के प्रैक्टिस नहीं करती, पेशेंट नहीं देखने, राइट। क्या उनका गोल रहता है कि कहीं फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, कोई भी तो नया इनोवेशन करके मार्केट में आगे बढ़ना है। तो उनके सिर्फ आइडिया के बेस के ऊपर गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, राइट। उसमें बहुत सारी स्कीम है। उसमें फर्स्ट स्कीम है दैट इज़ SSIP 2.0। उसमें क्या है, 35 की एज के नीचे का कोई भी स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर वो पास भी नहीं हुआ, वो ड्रॉप आउट भी स्टूडेंट है पर उनकी एज 35 से नीचे है, देन ऑल आर एलिजिबल फॉर SSIP 2.0 ग्रांट, राइट। देन सेकंड स्कीम है दैट इज स्टार्टअप सृजन। स्टार्टअप सृजन एक आई हब करके शायद सबने नाम सुना होगा। आई हब एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रन करता है, दैट इज़ नियर यूनिवर्सिटी गुजरात, यस दैट इज़ नियर गुजरात यूनिवर्सिटी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए काम करता है, वहाँ से एक ग्रांट मिलती है दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टअप सृजन। दैट इज़ अभी जो SSIP 2.0 की बात हुई वहाँ पे सिर्फ अप टू 2.5 लाख ग्रांट मिलती है, राइट। वो सिर्फ आपके आइडिएशन के बेस पे मिलती है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी प्रिपेयर भी नहीं किया है, पर सिर्फ आपके माइंड में कुछ आइडिया आया, उसके ऊपर जो ग्रांट मिलती है दैट इज़ SSIP ग्रांट, दैट इज़ अप टू 2.5 लाख ग्रांट। अगर
इस पे काम करके वहाँ से ग्रांट लेके आपने कुछ प्रोटोटाइप डेवलप किया। प्रोटोटाइप यानी कुछ भी छोटा सा जो आपके दिमाग में है, वो मार्केट में तो जाने की बाद की बात है, उससे पहले जो मार्केट से आपने हैंडी कुछ भी बनाया, कुछ प्रोडक्ट है आपने हैंडी बनाया, वो अगर आपके पास अगर डेवलप हो गई है, आपके पास अवेलेबल है, तो उसके बेस पे डायरेक्टली आप आई हब के पास से जाके स्टार्टअप सृजन की ग्रांट में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 10 लाख, राइट। उसके बाद में एक अलग से ग्रांट है, दैट इज़ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। DST भी एक ग्रांट देती है, निधि प्रयास करके है। कोई भी प्रोडक्ट जो साइंस से रिलेटेड हो या तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वो फिजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन बना दिया या वेबसाइट बना दी, उसके लिए नहीं है। फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट विच इज़ रिलेटेड विथ साइंस आइदर टेक्नोलॉजी, उसके लिए निधि प्रयास की ग्रांट मिलती है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वहाँ से, राइट। अभी आपने बात की अप टू 50 लाख ग्रांट, राइट। तो मानो कि ये सब ग्रांट लेके पहले आपने ग्रांट कौन सी ली, SSIP से अप टू 2.5 लाख ग्रांट ली, उसमें से आपने एक प्रोटोटाइप बनाया। उसके बाद में आप जा सकते हैं आई हब के पास जो स्टार्टअप सृजन की ग्रांट देते हैं, या तो निधि प्रयास मैंने जो बोला, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से जा सकते हैं। अप टू 50 लाख ग्रांट की जब बात आती है तब स्टार्टअप इंडिया सीड फंड करके एक ग्रांट है, राइट। उसमें 2 डिवीज़न है, क्राइटेरिया भी बहुत उसका ज़्यादा है, पर जा सकते हैं। आयुर्वेद वाले भी वहाँ पे जाके ग्रांट ले सकते हैं, है ना। उसमें भी है 20 लाख तक भी ग्रांट मिलती है और 50 लाख तक ग्रांट मिलती है, पर वो आगे की बात है। अगर आइडिया आपके पास कुछ है तो डेफिनेटली वन कैन अप्लाई इन SSIP 2.0 ग्रांट। सो मैम, कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और उसको कॉलेज लेवल पे ही अगर SSIP में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी मैम? 101% वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ग्रांटी इंस्टीट्यूट बनाया है। ग्रांटी इंस्टीट्यूट बनाया है यानी से फॉर द एग्जांपल XYZ कोई कॉलेज है, वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेज को ग्रांट दी है, राइट। अभी वो ग्रांट कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, जो भी स्टूडेंट है वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, कहाँ पे भी हो, वो किसी भी ग्रांटी इंस्टीट्यूट के पास जाके SSIP की एक पूरी प्रोसीजर रहती है, उसका गूगल फॉर्म भरना, उसका प्रेजेंटेशन बनाना, तो वो पूरा फॉर्मेट समझ के जो उनका फॉर्मेट है उसमें वो अप्लाई करके ग्रांट ले सकते हैं वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट के पास, ऑल ओवर गुजरात में, राइट। ऑल ओवर गुजरात में बहुत सारे ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, उसका लिस्ट भी रहता है। अगर आप SSIP की वेबसाइट पे जाओगे, राइट, SSIP की एक वेबसाइट है, उस पे जाओगे तो कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवेलेबल है, कितनी ग्रांट वो लोगों के पास रहती है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है। से फॉर द एग्जांपल कोई आयुर्वेद वाले लोग हैं तो आयुर्वेद की कॉलेज में जाए। हमारे गुजरात में तो गवर्नमेंट की जो 5 आयुर्वेद कॉलेज है वो 5 गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, राइट। और ऐसा नहीं है ये ग्रांट मतलब गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए या प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आयुर्वेद की 5 कॉलेज के अंदर वो 5 कॉलेज ग्रांटी इंस्टीट्यूट से किसी भी प्राइवेट कॉलेज वाले भी स्टूडेंट अगर वहाँ पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो 101% वो कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस भी है हमारे गुजरात में, तो आयुर्वेद वाला स्टूडेंट अगर उनकी प्रोडक्ट कोई फार्मा रिलेटेड है तो फार्मेसी इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी है वहाँ पे भी जाके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इसकी ग्रांटी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी को भी ग्रांटी इंस्टीट्यूट बनाया है। से फॉर द एग्जांपल राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, वो ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है ग्रांट। ओके मैम, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया तो वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे एक टीम होती है, तो वो टीम में मेंटर्स और इंस्टीट्यूट भी होते हैं। तो मैम आप बता सकती है कि मेंटर्स और इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है? सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का स्टार्टअप के लिए होता है या कोई भी प्रोडक्ट के लिए होता है तो सबसे ज़्यादा रोल रहता है मेंटर का, बिकॉज स्टूडेंट है वो इतना ब्रेन डेवलप नहीं होता। यस, टीचर से ज़्यादा स्मार्ट है वो,
है ना, पर कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होंगे, तो वो मेंटर ही है जो, से फॉर द एग्जांपल, आपके माइंड में कुछ भी आया, आप अपने मेंटर के पास लेके जाए, क्योंकि वो तो माइंड है, मन है। आयुर्वेद क्या बोलता है, मन तो चंचल है, राइट। आज आपके माइंड में ये कुछ आया आइडिया, कल जाके दूसरा आएगा, है ना। आप स्टार्टअप के बारे में सोचने बैठोगे ना, तो एक साथ 10 आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, राइट। तो मेंटर इज द पर्सन कि वो बता सकता है आपको आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या तो जो 10 आइडिया आपके माइंड में है उसमें से कौन सा आइडिया है जो मार्केट को चाहिए, कौन सा आइडिया है जो आगे जाके स्टार्टअप में कन्वर्ट होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 आइडिया है, वो 10 आइडिया पे आप एक साथ में काम करने बैठोगे, ऐसा तो है नहीं। दिमाग है, उसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, और एक साथ में आप 10 आइडिया पे काम करने जाओ तो आप बाइफरगेट हो जाओगे, राइट। देयर इज अ रोल ऑफ मेंटर कि कौन सा आइडिया रियल में अच्छा है, मार्केट में ज़रूरत है, स्केलेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, वो वायबल होगा कि नहीं, फर्स्ट ऑफ द ऑल थिंग वही है ना। और वो भी साथ में मेंटर देखेंगे कि आयुर्वेद से रिलेटेड स्टार्टअप है तो कहीं ना कहीं पे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है, उसका भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ मेंटर। इंस्टीट्यूट की अगर आपने बात की कि इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, राइट, तो अभी मैंने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, राइट। तो इंस्टीट्यूट का काम यही है, उनकी एक SSIP की पूरी कमेटी रहती है। आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है तो वहाँ पे अप्लाई किया, तो ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, वो सबको बुला के कमेटी बैठा के असेसमेंट करती है पूरा आइडिया। एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट रहता है, आप पूरी कमेटी के सामने प्रेजेंट करोगे, उसके असेसमेंट के भी क्राइटेरिया बहुत है, राइट। तो उसके ऊपर से अगर वो आइडिया अच्छा लगा, वायबल लगा, स्केलेबल लगा, तो उसके ऊपर से आपको ग्रांट मिलेगी। मैम इसमें क्या होता है कि हम हमारा आइडिया लेके मेंटर के पास जाते हैं, तो स्टूडेंट के मन में थोड़ा डर रहता है कि हमारा आइडिया है, वो मेंटर ले लिया और मेंटर ने उसके ऊपर कहीं काम कर दिया या तो और किसी को वो आइडिया दे दिया, तो वो एक हिचक रहती है मन में। तो मैम उसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है इसमें? 2 चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहले अगर मेंटर को उस पर काम करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते, राइट। और मोस्टली जो मेंटर है, मैंने बोला ना कि ये सबसे पहले ये ग्रांट किसके लिए है, 30 स्टूडेंट के लिए है, 35 के नीचे के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए है। मेंटर को अगर उस पर काम करना है तो उसका फंडिंग उसमें डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे दौड़ना पड़ेगा। वो मुझे नहीं लगता कि मेंटर के एज में वो लोग इतना करने के लिए सक्षम तो है, नो डाउट, पर उनको लगता है अभी ये सब क्या करना है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे स्टेबल हो चुके हैं, राइट। दूसरी बात अगर आपने बोली कहीं ना कहीं पे, चलो ये अविश्वास वाली बात है, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है IPR का, राइट। IPR मीन्स कोई भी आपका आइडिया है उसको आप प्रोटेक्ट कर लो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट। वो बहुत ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी आइडिया आया है वो नया है, मार्केट में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके ऊपर आप पेटेंट फाइल करवा सकते हैं। एक्चुअली IPR में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पेटेंट है, अगर आपने कोई भी नई चीज़ बनाई है, राइट, तो उसके आप पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट में भी 4-5 डिवीज़न है, कैसी कैसी पेटेंट लेनी चाहिए वो सब भी है। कोई नई प्रोडक्ट आपने बनाई है उसकी पेटेंट ले सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपने बनाया है तो वो डिज़ाइन की पेटेंट ले सकते हैं, राइट। ट्रेडमार्क नाम सबने सुना होगा, हमारी आयुर्वेद की बहुत सारी फार्मेसी है, से फॉर द एग्जांपल हिमालय, हिमालय का लोगो अगर सबने देखा है तो H जो है हिमालय का वो अलग है, तो वो उसने क्या किया हुआ है, उसका पेटेंट लिया, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो वो लोगो है वो कोई यूज़ नहीं कर सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये डाउट है कि मेरा आइडिया है, मेरा काम है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम भी सोच के रखे होते हैं, है ना। कोई फार्मेसी का अलग नाम है, कोई अपनी कंपनी का अलग नाम है, कोई अपनी प्रोडक्ट का अलग नाम है, तो उसका भी वो ट्रेडमार्क लेके वो अपने नाम से रिजर्व रख सकते हैं। शायद IPR का इतना जब नॉलेज नहीं था, नीम और हल्दी की पेटेंट का इश्यू शायद किसी को, सबको पता होगा शायद, US है, राइट, नीम और हल्दी है, हम बहुत सालों से इंडिया में यूज़ करते आ रहे हैं। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे गुण बताए हैं। नीम की जो फंगिसिडल एक्टिविटी है
और हल्दी की जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके ऊपर यूएस ने पेटेंट ले लिया था, राइट। वो सबसे बड़ी बात वही है, इंडिया में कुछ काम नहीं हुआ था उस पर, इसीलिए यूएस वालों ने पेटेंट लिया ना। पहले ही इंडिया में किसी ने पेटेंट ले लिया होता, राइट, फिर उसके ऊपर तो बहुत सारे केसेस हुए, फिर उन लोगों को रिवर्ट करना पड़ा, क्योंकि नीम और हल्दी है वो तो बेसिकली हम सालों से, है ना, आयुर्वेद की बात छोड़िए, आयुर्वेद के अलावा भी हम सालों से सबको पता है नीम की Home remedy क्या है है, होम हमारे रेमेडीज यहाँ। लाइक घर में कुछ भी होता है सबसे पहले नीम हल्दी का नीम हल्दी का ही है। यूज होता है। कहीं पे कुछ लग जाए हमें घर पे तो हम सबसे पहले क्या है, हल्दी का यूज करते हैं। और उसकी पेटेंट फाइल किसने की? यूएस ने फाइल किया था। क्यों उन्होंने फाइल किया था? क्योंकि इंडिया में उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। फिर तो वो बहुत केसेस हुए और फिर उनको वो वापस भी लेना पड़ा। तो जो आपने बात की ना कि आइडिया है, कोई चुरा के लेके ना जाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए आईपीआर है। और जो भी बात की एसएसआईपी में ग्रांट की, जो बात की, जो एसएसआईपी में दूसरा एक डिवीज़न है जो आईपीआर के लिए भी ग्रांट देता है, राइट। अगर आपको ट्रेडमार्क करवाना है तो उसके लिए भी ग्रांट मिलता है। अगर आपको पेटेंट लेनी है, इंडिया में पेटेंट लेनी है, तो उसका 75,000 है, तो वो भी एसएसआईपी के ग्रांट से मिलता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में पेटेंट लेनी है तो उसका 1,50,000 है, उसकी ग्रांट भी ये ग्रांट में से मिलती है। जो हमको प्रोडक्ट बनाना है उसके पैसे भी एसएसआईपी देगा, हमारे को जो पेटेंट लेना है उसके पैसे भी एसएसआईपी देगा। यानी सोचो आप, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपका जो आइडिया है, आपके माइंड में जो भी कुछ आया है उस पे वर्क करना है ना, वर्क करना है, उसको आगे लेके जाना है। ग्रांट तो आप पेटेंट के लिए, पीओसी के लिए, सबके लिए मिलती है। तो इससे हमें आईपीआर का इम्पोर्टेंस पता लगा आयुर्वेद फील्ड में। और ये अगर हम हमारी ही खुद की मेडिसिन या उस पर हम वर्क ना करें तो अदर कंट्रीज भी हमारी सब चोरी कर सकते हैं। ये जो फील्ड है ना वो पूरा अभी खुला है, पूरा बाकी है, इतना वर्क इस पे हुआ ही नहीं। आप पेटेंट, इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके पूरा सर्च करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भी पेटेंटेबल है पर उसकी पेटेंट किसी ने फाइल नहीं की है ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, किसी को अलग कॉम्बिनेशंस अगर कुछ दिखते हैं तो उसकी भी पेटेंट ले सकता है। अभी अब पेटेंट की बात करें तो आयुर्वेद में हमारे जो रस शास्त्र है, मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है ना कहीं पे वो बहुत लेंदी पड़ता है। मानो कि स्वरस हमें बनाना है तो कौन स्वरस बनाने रोज जाएगा, कौन स्वरस पिएगा रोज, नहीं करते ना। तो कोई किसी के दिमाग में अगर ऐसा आइडिया आता है कि ये जो स्वरस बनाने की प्रोसेस है ना, वो कम, उसका टाइम कम कर सके, उसमें जो मेहनत होती है वो कम कर सके, तो वो प्रोसेस का भी वो पेटेंट ले सकते हैं। तो मतलब आयुर्वेद का फील्ड तो अभी बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें इतने काम ही नहीं हुआ है। सो मैम, आपने एसएसआईपी के अंडर और साथ में आईहब के अंडर बहुत सारे आयुष स्टूडेंट है, आयुर्वेदा स्टूडेंट है, उनको गाइड भी किया होगा। तो आपको क्या लगता है मैम कि हम जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उनको किस फील्ड पर ज़्यादा काम करना चाहिए? मीन्स फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, एआईए या तो डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, उसमें से किस फील्ड पर हमारे लिए ज़्यादा स्कोप है? बहुत सारे स्कोप है। मैं वही बोल रही हूँ ना, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ इंडिया के पास है, राइट। पर्टिकुलरली इंडिया में जो आयुर्वेद स्टूडेंट है उनके पास है ना। बाकी की सब चीज़ें ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, फार्मेसी ले लीजिए, टेक्नोलॉजी कुछ भी ले लीजिए, वो इंडिया के पास भी है और ऑल ओवर वर्ल्ड के पास भी है ना। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया के पास है, इंडिया के पास नहीं, आयुर्वेद में स्टूडेंट जो है इंडिया में उनके पास है। तो बहुत सारे फील्ड अभी खुले हैं। आयुर्टेक, आप सोचिए है ना, आयुर्टेक, उसके कितना सारा वर्क हो सकता है। शास्त्र में बहुत कुछ बोला है पर उसको मार्केट में लेके जाने के लिए, पेशेंट तक लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो स्टूडेंट आए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब वैद्य बने, वो ज़रूरी नहीं है सब आयुर्वेद से बाहर निकल के पेशेंट देखेंगे, राइट। आपने ही बोला ना कि सब है ना। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पर वो चला कौन रहा है, बना कौन रहा है? अदर देन आयुर्वेदा पर्सन, राइट। सिर्फ आपने कहीं सारी गमीज देखी होगी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी होंगी, उसमें सिर्फ 0.2% ब्राह्मी डाल देते हैं, 0.2% अम्ल की डाल देते हैं और क्या बोल देते हैं?
आयुर्वेद आयुर्वेद प्रोडक्ट है, product, हर्बल herbal। प्रोडक्ट है, ये बोल देते हैं। बाकी तो बेस तो सिर्फ अलग ही रहता है, right? तो पूरा इंडस्ट्री खुला है आयुर्वेद वालों के लिए। प्रकृति AI बेस्ड प्रकृति परीक्षण Yes. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रकृति किया था, परीक्षण उसमें project। देखा होगा कि पूरा बहुत- फॉर्म था, बहुत वो लंबा बहुत list था। एक्चुअली वो बहुत लंबा था, तो सबने किया है ना, सबकी Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. सबने किया है। पर जनरली आप देखने जाओ उसमें टाइम भी बहुत जाता है, तो AI बेस्ड प्रकृति परीक्षण का भी कुछ निकाल सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें भी पता है आयुर्वेद को सिर्फ सब लोग क्या जानते हैं, ये चूर्ण वाला है, ये काढ़ा वाला है, yes. मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो क्यों हम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं कर सकते? ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, 5 ग्राम की कोई पाउडर दे के है ना पेशेंट को हम ठीक करते हैं, वो हमें पता है, पर कोई नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम क्यों नहीं कर सकते कि सिर्फ एक पिल है उसमें वो 5 ग्राम चूर्ण आ जाए, Yes. राइट? फिर लोकल एप्लीकेशन, राइट? आयुर्वेद एक ऐसा फील्ड है जो बहुत सारे डिसीजेज में अच्छे से अच्छा काम देता है। स्किन डिसीज की ही आप बात कर लो, है ना, वो इसकी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आज लोगों को आप पूछोगे तो वो लोग कहीं ना कहीं पे नेचर की तरफ वापस आ रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे सब लोग वीडियोस बनाते हैं कि हमने ब्यूटी के लिए ये प्रोडक्ट बनाई, वो प्रोडक्ट बनाई, एलोवेरा का जेल बनाया, राइट, केसर का हमने क्रीम बनाया। तो उसमें कहीं ना कहीं पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ड्रग्स है उसका अब्जॉर्प्शन रेट भी हम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड है जो अभी तक आयुर्वेद में बाकी है स्टार्टअप के लिए। Yes. और मैम जैसे कि हमने बात की SSIP के प्रोजेक्ट की, तो कोई भी स्टूडेंट या इनोवेटर अपना प्रोजेक्ट लेके आता है, तो जो SSIP सेल जो होता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है मैम सिलेक्ट करने का प्रोजेक्ट का, कि या तो वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखता है, उसका सोसाइटी और बिजनेस पे इम्पैक्ट देता है, या तो इनोवेशन है वो देखता है मैम? सब चीज़ें देखी जाती है। आप कहीं पे भी SSIP में अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे पूरा एक SSIP सेल रहता है, 8-10 मेंबर रहते हैं उनके, है ना। वो 8-10 मेंबर डिसाइड, और वो भी अलग अलग फील्ड से रहते हैं। कोई होता है जो IPR का एक्सपर्ट रहता है, राइट। अभी IPR के एक्सपर्ट को पता है कि कौन सी चीज़ में पेटेंट लेने लायक है, पेटेंट लेने लायक है मतलब वो अलग है कुछ भी, तो राइट। तो एक IPR का एक्सपर्ट रहता है, एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट रहता है, एक मार्केट का एक्सपर्ट रहता है। हम आयुर्वेद के फील्ड से है तो आयुर्वेद के 2-3 ऐसे एक्सपर्ट रहते हैं, ऐसे ही अलग अलग फील्ड से बहुत सारे एक्सपर्ट वो SSIP सेल में रहते हैं। वो सबको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें ये सब चीज़ें होती है कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है ना, उसमें मार्केट में इम्पैक्ट कितना होने वाला है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वो मार्केट में वायबल है कि नहीं है, वो सब देख के डिसाइड किया जाता है कि SSIP में इसको ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस मैम, तो अगर किसी स्टूडेंट को ग्रांट पास हो चुकी है तो कभी कभी क्या होता है मैम कि स्टूडेंट है बोल कर हमको एक एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए, ऐसा करके भी ग्रांट मांग सकते हैं स्टूडेंट। तो SSIP किस किस चीज़ के लिए ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है और कौन से ऐसे एरिया है जिसके लिए SSIP ग्रांट प्रोवाइड नहीं करती? बस ये अच्छी बात है, क्योंकि SSIP की ग्रांट है, सबसे पहले तो टेक्निकल कुछ भी चीज़ लेने के लिए वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने लैपटॉप की ही बात की तो आप उससे लैपटॉप नहीं ले सकते, आप मोबाइल नहीं ले सकते, बड़े बड़े अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए तो वो नहीं खरीद सकते, राइट। मार्केटिंग के लिए आप वो ग्रांट यूज़ नहीं कर सकते, है ना। पर्सनल खर्चा में यहाँ से यहाँ जाने के लिए व्हीकल का जो खर्चा हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हैं उसके लिए नहीं कर सकते। कोई भी जगह आप रेंट पे लेके काम कर रहे हैं तो वो जो रेंट है उसके लिए आप वो ग्रांट यूटिलाइज नहीं कर सकते। बेसिकली ये ग्रांट किसके लिए मिलती है, जो प्रोडक्ट आपको बनानी है, राइट। से फॉर द एग्जाम्पल कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है तो वो इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, है ना, टेक्निकल क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिजिकल क्या क्या चीज़ें चाहिए, या तो कोई प्रोडक्ट बनानी है। से फॉर द एग्जाम्पल आपको कोई क्रीम बनाना है, कोई नया इनोवेटिव क्रीम आप मार्केट में लाना चाहते हैं, तो आप सोचिए क्रीम के लिए आपको क्रीम का बेस चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए ग्रांट मिल सकती है। पर आप बोलोगे कि मुझे ये क्रीम बनानी है, उसके लिए बड़ा सा मशीन चाहिए,
तो उसके लिए ये ग्रांट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये ग्रांट आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड MVP इन स्टार्टअप Yes. इकोसिस्टम, राइट। तो MVP बनाने के लिए ये ग्रांट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यस मैम आफ्टर ऑल वर्क कि अगर एक प्रोजेक्ट हमारा पास हो गया, सक्सेसफुल हो गया, एंड नाउ अ स्टूडेंट वांट टू लॉन्च हिज और हर प्रोडक्ट इन मार्केट, तो मैम जो ओनरशिप होगी, ये मैम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सारे लोगों ने बोला है कि ये क्वेश्चन खास पूछना कि अगर कोई स्टूडेंट मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो ये ओनरशिप किसकी कहलाई जाएगी, स्टूडेंट इंडिविजुअल की या फिर इंस्टीट्यूट की? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा। 101% वो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट के नाम की ही होगी। कोई भी इंस्टीट्यूट ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट हमने, हाँ ग्रांट ही इंस्टीट्यूट है वो, पर वो भी किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, राइट। पर वो क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, आप जिस कॉलेज में है, जिस कॉलेज से आप ग्रांट ले रहे हैं वो आपकी ही कॉलेज है, तो वो अपना नाम साथ में रख सकते हैं। से फॉर द एग्जांपल गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज है, वो ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, राइट। तो वो जो भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं उसमें अपना नाम रख सकते हैं। पर आप जब मार्केट में जाओगे, राइट, मार्केट में जब जाओगे तो वो प्रोडक्ट आपकी है, आपके नाम की ही रहेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैंने अभी बोला ना कि बहुत सारे ग्रांटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर आप पेटेंट के लिए ग्रांट लेने जाओगे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसी है जो पेटेंट में अपना नाम लिखवाती है साथ में, है ना। नीचे आप अगर पढ़ोगे पूरा ना उसका NDA होता है, राइट, उसमें आपको साइन करना पड़ता है कि ये जो ग्रांटी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आप साथ में रखेंगे। फिर एक सेंटेंस ये भी लिखा होगा कि एट द एंड ये प्रोडक्ट है या ये कुछ भी तो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, वो स्टूडेंट का ही रहेगा। सो देर इज़ नो क्वेश्चन कि ये प्रोडक्ट है वो किसी भी इंस्टीट्यूट की है, किसी भी कॉलेज की है या किसी भी ग्रांट इंस्टीट्यूट की। तो आई होप कि इस इंटरव्यू से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। यस मैम, तो अब हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में आ चुका है। अब मैम कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसका जो आइडिया उसने दिमाग में सोचा था कि भाई मैं इस हिसाब से काम करूंगा और ये प्रोडक्ट इस हिसाब से काम करेगी, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका स्टार्टअप है, इनोवेशन है, वो फेल हो जाता है, तो उसमें जो ग्रांट पास हुई है उसका SSIP वापस मांगेगा या नहीं मांगेगा? 101% नहीं मांगेगा। सबसे पहले ही मैंने क्या बोला कि ये ग्रांट है, दिस इज नॉट लोन, राइट। ये ग्रांट दिया हुआ है। यस, आपके पास हियर कम्स द रोल ऑफ मेंटर, है ना। मेंटर से अगर आपने अच्छे से नहीं सुना होगा, मेंटर की बात नहीं सुनी होगी, नहीं मानी होगी, तो ही कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट का ऐसा हो सकता है। चलो कई बार वहाँ से भी भूल हो सकती है, पर किसी भी रीज़न से अगर ये प्रोडक्ट आपका फेल जाता है देन नथिंग टू वरी, है ना। ग्रांट भी आपको वापस नहीं देनी, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप सिर्फ आइडिया लेके आओ, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर 100% मार्केट में आगे जाओगी ही। अगर आप कुछ करोगे तो फेल होने के चांसेस तो है, वो सब जगह पे रहते हैं, है ना। ये ग्रांट लिया है इसीलिए फेल हुआ है ऐसा नहीं है। आप खुद के पैसे डाल के भी कहीं पे कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हैं सब लोग, है ना। बिजनेस में घाटा करके भी वो बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, पैसे जाते हैं ना उनके। सेम ये ग्रांट है, ग्रांट वापस नहीं करनी होती। यस, आपने ग्रांट ली है, जितनी भी ग्रांट ली है, से फॉर द एग्जांपल आपने 50,000 ग्रांट लिया है तो जस्टिफिकेशन के साथ वापस करना है। वापस नहीं करना मतलब बिलिंग देना है, उनको सबमिट करना है। एक फॉर्म रहता है, उसके साथ में ये भी रहता है कि बिल्स आपको लगाने हैं, वो वेरीफाइड बिल्स होने चाहिए, वो सब बहुत क्राइटेरिया रहते हैं, वो आपको फुलफिल करने हैं, पर पैसे वापस नहीं करने। ओके मैम। मैम आप बहुत सारे स्टार्टअप्स की मेंटर भी रही, आप आई हब में मेंटर भी है, तो आपने थ्रू आउट द प्रोसेस नोटिस किया होगा कि हमारे आयुष स्टूडेंट्स में, स्पेशली आयुर्वेद स्टूडेंट्स में, ऐसी तो कौन सी एंटरप्रेन्योर और इनोवेटिव स्किल्स की कमी है कि जो कहीं ना कहीं हमें इस रिसर्च एंड इनोवेशन क्षेत्र में थोड़ा सा वी आर लैकिंग बिहाइंड। और मैम ऐसी क्या हमारी टेक्निकल और टीचिंग सिस्टम में भी सुधार होने चाहिए? वो बेसिकली क्या है,
आयुर्वेद के जो स्टूडेंट है वो अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस ही उस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है ना, क्यों आपको आयुर्वेद पढ़ना है, आयुर्वेद में पास होना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आके फिर इंटर्नशिप में आके पास होना है, और आपको बनना क्या है, वैद्य, है ना। करना क्या है, BMS ख़त्म कर लिया, उसके बाद में या तो PG के लिए ट्राई करेंगे सब, गवर्नमेंट जॉब के लिए सब, इसका नॉलेज सबको होगा, राइट, कि PG के क्लासेस कहाँ पे करने हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर कितने हैं, वहाँ पे जाके लोग सीखेंगे, ये नॉलेज सबको है। कहीं ना कहीं पे ये जो रिसर्च का फील्ड है, इनोवेशन का फील्ड है, स्टार्टअप के फील्ड है, उसमें कहीं ना कहीं पे आयुर्वेद अभी भी पीछे है। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप देखे हैं, है ना, और आप एस्टैब्लिश स्टार्टअप देख लीजिए, एस्टैब्लिश आयुर्वेद के जो स्टार्टअप है उसके पीछे आयुर्वेद वाले का कोई रोल नहीं है। आयुर्वेद के अच्छे से अच्छे स्टार्टअप वो लोगों ने ही किए हैं जो आयुर्वेद से, नॉन आयुर्वेद से जुड़े हुए नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ही ऐसे होता है, हम रिसर्च के फील्ड में इतना आगे नहीं बढ़ते, हम इनोवेशन के फील्ड में इतना आगे नहीं बढ़ते। पर मैंने बोला ना कि आयुर्वेद में मानो कि 100 स्टूडेंट है, वो 100 में से 10 स्टूडेंट, एक क्लास में 100 में से 10 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, तो उसको ना तो प्रैक्टिस करनी है, ना तो पेशेंट देखने हैं, ना तो टीचिंग में जाना है, ना तो कुछ भी टाइप की एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी है, आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करनी, राइट, मेडिकल ऑफिसर की जॉब नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। उनका दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है, और वही लोग स्टार्टअप में आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही जो प्रैक्टिस करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही, उनका गोल ही अलग है, राइट। हाँ, अभी लेकिन सब हम सब कहाँ करते हैं, मैंने बोला ना हमारा सिलेबस ही उस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। कभी आपने देखा स्टार्टअप का कोई टॉपिक है हमारे उसमें? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। जबकि आयुर्वेद में स्टार्टअप तो एक इमर्जिंग ट्रेंड अभी चल रहा है ना, ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी उसको मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, कहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे आयुर्वेद का कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। इसीलिए जब से हमारी 2014 में आयुष मिनिस्ट्री, वो जब PM बने ना, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, आयुष मिनिस्ट्री हमारी अलग कर दी, राइट। तो सोचे हमारा जो ट्रेंड अभी 2014 के बाद में ज़्यादा बढ़ने लगा है। अभी कौन कौन सी स्किल्स है जो आयुर्वेद स्टूडेंट्स में लेकिंग रहती है एज पर माई व्यू, राइट। हमारे आयुर्वेद से, क्योंकि मैं तो स्टार्टअप के फील्ड के साथ काम कर रही हूँ, तो स्टार्टअप कर रहा है वो स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि मार्केट में कोई अगर प्रोडक्ट आती है, राइट, तो उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन कौन से चाहिए, वो भी पता नहीं होता। आई डोंट नो वो सिलेबस में है कि नहीं है, वो रसशास्त्र भेषज कल्पना के सिलेबस में शायद होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट रिलेटेड विद दैट। बट प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसके लिए FDA का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको ग्लोबली कहीं पे लेके जाना है तो US FDA का सर्टिफिकेशन चाहिए। वो हमारे पास, मतलब स्टूडेंट के पास नॉलेज ही नहीं है, राइट। तो इधर रोल आता है जो अभी आपको पता हो तो NCISM के हिसाब से रिसर्च एंड इनोवेशन सेल एक अलग से बनाने के लिए बोला है उन्होंने कि हर एक कॉलेज में रिसर्च एंड इनोवेशन सेल होना चाहिए। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सेल कि स्टूडेंट्स को इसके लिए अवेयर करें, क्योंकि माइंड में कुछ है, बनाना तो कुछ है, पर उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन क्या चाहिए वो ही उनको पता नहीं है, राइट। दूसरा है कि हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स है उसके बारे में पता है। अभी आयुर्वेद की मेडिसिन से क्रीम कैसे बनानी है, जेली कैसे बनानी है, वो हमें किसी को इतना पता ही नहीं है ना। अलग अलग ड्रग डिलीवरी के जो टाइप्स है ना, वो से फॉर द एग्जांपल हम बोलते हैं कि चक्रमर्द है वो दद्रू में अच्छा काम करता है, राइट। हमें पता है कि चक्रमर्द है वो दद्रू में अच्छा काम करता है। आपने पढ़ा, अगर आपको याद है तो उसमें क्या बोला है, किसी भी तक्र के साथ या खट्टी कोई भी चीज़ है उसके साथ पीस के लगाना है। अभी कौन ये करने जाएगा? आप OPD में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा फंगल इन्फेक्शन के इतने पेशेंट आते हैं अभी, पर ये आप पेशेंट को बोलने के लिए जाओ, है ना, तो पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ से आपको आइडिया आना चाहिए कि अभी इसमें स्टार्टअप की ज़रूरत है। हाँ, पर अभी स्टूडेंट के पास ये नॉलेज तो नहीं है। अभी आयुर्वेद वाले स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि ये चक्रमर्द है उसमें से क्रीम कैसे बनानी है, राइट। अगर क्रीम बना भी दी तो उसमें उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें आएंगे कि नहीं,
नहीं आए या तो आए हैं वो देखने के लिए कौन कौन से स्टडीज़ करवाने चाहिए, HPTLC वो सब बहुत सारी है, क्रोमेटोग्राफी, उससे पता चल जाता है कि क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें आए हैं कि नहीं। पर आयुर्वेद के स्टूडेंट को ये पता ही नहीं। ये सब चीज़ें पता किसको रहती है? फार्मेसी वाले जो रहती है या तो इंडस्ट्री वाले जो भी लोग रहते हैं उसको। अभी जब हम मेंटर की बात कर रहे हैं तो मेंटर का ये रोल है, क्योंकि मेंटर है वो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं पे एस्टाब्लिश्ड है, बहुत सारे उनके कॉन्टेक्ट्स भी होंगे, फार्मेसी में भी कॉन्टेक्ट्स होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री में भी कॉन्टेक्ट होंगे, राइट। मेंटर को भी बहुत बार ये नहीं पता रहता, राइट, क्योंकि वो आयुर्वेद के फील्ड से है, उनको भी पता नहीं रहता, वो भी कहीं ना कहीं पे लैकिंग है। तो उनके जो कॉन्टेक्ट्स है वो इसमें लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके जाने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन और वो सब चाहिए। दूसरी है कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो स्टार्टअप पिचिंग की पिच करने के लिए जाते हैं, पर कम्युनिकेशन स्किल उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे हम ये भी लैकिंग करते हैं कि जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, मन में आइडिया है, माइंड में है, अच्छे से बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न कि कहाँ हम आयुर्वेद वाले लैकिंग कर रहे हैं। सो मेनी रीजंस आर देयर। मैम जब हम इनोवेशन की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो जैसे आपने डिफरेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसकी बात की, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एक स्टार्टअप का ही। जैसे कि एक स्टार्टअप है, उसने आयुर्वेद में गमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पैनल बैठी है वो यूं ही बता रही है कि आपका जो स्टार्टअप है वो आयुर्वेद का है ही नहीं, आप तो डिफरेंट फील्ड को आयुर्वेद के अंडर इंट्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उसके आप प्रोस एंड कॉन्स वो सब आप दिखा रहे हो। सो इसमें भी मैम स्टूडेंट कभी कभी लैक हो जाता है, तो उसका अदर कुछ ऑप्शन है स्टूडेंट के पास? मतलब अगर कोई स्टार्टअप साथी करके एक है, शायद आपको पता हो, तो ये आई हब की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा स्टार्टअप साथी करके, राइट। मेंटर को पता नहीं है, स्टूडेंट को इतना पता नहीं है, राइट। तो वो एक जस्ट लाइक कोलैबोरेटिंग नेटवर्क। आपको कुछ भी फील्ड से रिलेटेड काम करना है, से फॉर द एग्जांपल अभी आपने गमीज़ की बात की, तो गमीज़ कौन कौन बनाता है, कहाँ पे बनाते हैं, कैसे बननी चाहिए, उसमें आयुर्वेद के एक्टिव इंग्रेडिएंट सही में कितने होने चाहिए, राइट। उसके भी अलग सब मेंटर्स है ना, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से मेंटर्स है। उसके लिए एक स्टार्टअप साथी करके आपको मिलेगा, आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो भी मिल जाएगा। वहाँ पे क्या है, अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ जुड़ते हैं, ओके। और आपने बोला कि कोई अगर फेल होता है, आप यही पूछ रहे हैं ना कि मानो कि कोई उसके पास अदर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि SSIP में कॉलेज में उसको बोला गया कि आपका स्टार्टअप है वो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वैलिड नहीं है, बट उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना ही है, तो वो अदर किस किस जगह पर अप्लाई कर सकता है? इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आपने हैकाथॉन का नाम सुना होगा, राइट। हैकाथॉन है तो वहाँ पे क्या है, वो लोग इन्वेस्टर को भी बुलाते हैं, और आप कहीं कोई तो ऐसा होगा जिसको आपका आइडिया अच्छा लगेगा, कोई तो ऐसा होगा जो आपकी प्रोडक्ट के काम करना चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर SSIP से ग्रांट मिली तो ही कोई स्टूडेंट मार्केट में जा पाएंगे, तो ही कोई स्टार्टअप कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर जगह पे जाना पड़ेगा उसके लिए। ये सब जो होता है ना, एक्सपो होते हैं और वो सब पे जाना, बहुत सारी फार्मेसीज भी ऐसी है ना कि उसको कहीं ना कहीं पे कुछ भी, आप किसी भी फार्मेसी में कांटेक्ट करोगे ना, है ना, तो भी वो आपको बोलेगी हाँ आपका आइडिया है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो वायबल होनी चाहिए, उसमें 101% कुछ तो दम होना चाहिए जिसके बेस पे आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करेगा। पर ये सिर्फ स्टार्टअप SSIP की जो ग्रांट है वही ऑप्शन नहीं है आपके लिए, बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर भी बैठे हैं आपकी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। Okay, so SSIP is not the end of Yes, your that project. is not- अगर if your yes. project is good and you Yes. want to work on it. तो मैम जैसे हमने देखा कि ये कोई भी प्रोजेक्ट इज अ टीम वर्क, Yes. तो हमें दूसरे फील्ड्स के भी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे टेक्निकल इंसान चाहिए हमें, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट। तो मैम हमारे प्रोजेक्ट में कोई नॉन आयुर्वेद फील्ड का इंसान, कैन ही बी अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, एंड इफ ही, तो वो एज अ पार्टनर या एज अ मेंटर रह सकता है? 101% वो कोई भी
अभी मैंने बोला कि आयुर्वेद के फील्ड वाले लोग हैं, उनको सिर्फ आयुर्वेद का नॉलेज ज़्यादा रहता है ना। मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके जानी है तो दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। वो आप जो भी आपको हेल्प कर रहा है उसके साथ बात कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ में स्टार्टअप के लिए वो आपका पार्टनर बन रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आयुर्वेद का फील्ड वो आपका फील्ड है। आप किन लोगों को जानते हो? आयुर्वेद के फील्ड के लोगों को ही जानते हो। कोई टेक्निकल फील्ड वाला है, वो अगर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है या तो आपका मेंटर है या कोई भी तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप उसको पार्टनर बना लीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के स्टार्टअप है, कहीं ना कहीं पे सबको मैं कनेक्ट करती हूँ, है ना। सिर्फ मेंटर जो रहेगा वो मेंटर के तौर पे काम करेगा, आप उसको पार्टनर बना लोगे ना तो वो पार्टनर के तौर पे काम करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अकेले ही काम करता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी स्टार्टअप है वो अकेले नहीं हो सकता, है ना। कोई भी चीज़ के आप 100% मास्टर नहीं हो सकते, क्योंकि स्टार्टअप आपने किया है तो कहीं ना कहीं पे मार्केट पे आगे लेके जाओगे। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आप 100% अपना नहीं दे पाओगे, तो कोई तो आपको सपोर्ट के लिए चाहिए। मेंटरशिप अलग चीज़ है, पर साथ में काम करने के लिए भी कोई चाहिए। तो बेटर है कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, टेक्निकल कोई भी चीज़ है उसमें आप काम कर रहे हो, तो कोई भी टेक पर्सन को आपका पार्टनर बना लीजिए। यस मैम। और एक अच्छा क्वेश्चन है मैम कि जैसे कि हम जब इनोवेशन की बात करते हैं मैम, तो उसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि च्यवनप्राश, अब किसी ने च्यवनप्राश की चॉकलेट बना दी है, तो वो इनोवेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो वो शास्त्रोक्त ही है। तो अगर हम शास्त्रोक्त तो प्रोडक्ट है उसका फॉर्म हमने चेंज कर दिया, तो वो इनोवेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? है ना, कोई भी चीज़ है आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो, है ना, तो वो 101% इनोवेशन है। बहुत सारी चीज़ ऐसी मार्केट में है। जैसे फॉर द एग्जांपल शतावरी कल्प है। शतावरी आप ऐसे ही पेशेंट को देने के लिए बोलोगे तो पेशेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका रस ऐसा है ना, तिक्ता रस वाली वो है, तो पेशेंट डायरेक्टली नहीं ले पाएगा। तो क्या बना दिया है उसका, शतावरी कल्प बना दिया है। ओके, तो थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ तो 101% दैट इज इनोवेशन। आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं आई ड्रॉप्स बना रही है, राइट। आयुर्वेद में कहाँ पे लिखा है आई ड्रॉप्स का? कुछ है? कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर हम कर देते हैं। तो भी बहुत सारी फार्मेसीज है वो आयुर्वेद के ड्रॉप्स बना रही है ना। हाँ, मैंने बोला ना कि शास्त्र में जो सिद्धांत है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। च्यवनप्राश आपने बनाए है, उसकी टॉफ़ी बना रहे हो, पर एक चीज़ मुझे भी लगती है, शायद सबको पता होगा, कि जो चीज़ जैसे लेने के लिए बोली है वो फॉर्म में लोगे तो वो बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगी। पर मार्केट में देने के लिए, है ना, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, सब लोगों तक आयुर्वेद पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं पे तो आपको जो शास्त्र में दिया है, आयुर्वेद में बोला है, उसको अलग फॉर्म में तो कहीं ना कहीं पे तो लाना होगा। बट दैट इज योर इनोवेशन। यस, मींस इनोवेशन करना है, बट हमें हमारे सिद्धांत नहीं छोड़ना है, को तो कहीं पे नहीं छोड़ना है। दैट इज व्हाट आयुर्वेदा इज टीचिंग, है ना। आप आयुर्वेद में सबसे पहले क्या सीखते हो, है ना, कि कुछ भी करो। इवन आचार्य चरक भी बहुत सारी जगह पे बोलते हैं आप कुछ भी करो, पर आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है मैम, नाउ हिटिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि मैम किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया, पर उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ SSIP या किसी भी उसमें, तो और या तो फिर जो ग्रांट मिली उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, या तो एनी अदर पर्सनल रीजंस वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैम उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेगी? क्योंकि कई लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पाता, एंड दे आर लाइक कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, मैंने कर लिया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? yes, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आपने चलो आपके दिमाग में आइडिया अच्छा आया होगा, आपने बहुत काम भी किया होगा उस पर, आप आगे कोई भी रीज़न से XYZ कोई भी रीज़न से आप आगे नहीं चला पाए, देन कम विथ अनदर आइडिया, नो, राइट। मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत है, जो आपने बनाई थी, आपका वो कहीं ना कहीं पे फेल हो गया, मोरल आप डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक अलग चीज़ के लिए अलग अलग ग्रांट मिलती है। आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका आपको फंडिंग भी मिला था, कहीं ना कहीं पे आप वो फंड अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, वो प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं,
देखिए कोई इनोवेटिव होगा ना तो उसके पास एक आइडिया तो होगा नहीं, वो 101% बात है। इनोवेटिव होगा वो ऑलवेज इनोवेटिव होगा। कभी कभी मोरल डाउन होता है, 1-2 महीना छोड़ दीजिए, है ना, फिर से कुछ नए आइडिया के साथ आइए, क्योंकि मार्केट में इनोवेशन की, स्पेसिफिकली आयुर्वेद के फील्ड में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि ये जब जो मार्केट में सब चलता है ना कि आयुर्वेद तो सिर्फ चूर्ण है, काढ़ा है, परहेज का ध्यान इतना सारा रखना पड़ता है ना। अभी आपने पूछा था ना क्वेश्चन कि कौन कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो एक ये बहुत अच्छा फील्ड है। आप सिर्फ ना लोगों को डाइट एडवाइस करो, आप सिर्फ लोगों को उसकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए ये एडवाइस करो, क्योंकि आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ डिसीज पर्सन के लिए तो है ही नहीं, वो सबको पता है। तो उनको उनका और आप सोचोगे ना, अब ग्लोबली सोच के जाओ इसके बारे में, क्योंकि फॉरेनर्स तो इतने पागल है आयुर्वेद के लिए, राइट। उन लोगों तो यही चाहिए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम चाहिए ही, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, उन लोगों को इतना पता ही नहीं है ना। वो और उस पर ज़्यादा वर्क कौन करता है? न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो करते हैं। आपने कोई भी देखा, आपने कोई भी आयुर्वेद वाला ऐसा देखा कि उसका स्टार्टअप फूड से रिलेटेड इतना हो, है ना। आयुर्वेद तो कितना कुछ बोला है, सब फूड्स के आयुर्वेद में गुण बताए हैं, कब क्या खाना लेना चाहिए, कब क्या खाना नहीं लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना, सबके गुण बताए हैं, कौन से पेशेंट को कौन सा लेना चाहिए। इवन आप नॉर्मल भी है, पेशेंट की बात छोड़ो, इवन आप नॉर्मल भी है तो भी आपको क्या खाना चाहिए प्रकृति के हिसाब से, है ना, वो सब भी आयुर्वेद में बोला है। तो भी आप देखने जाओगे ना बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे काम कौन करते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं, है ना। आयुर्वेद वाला कोई काम करता है वहाँ पे? नहीं करता। तो बहुत सारे फील्ड अभी बाकी है जो लोगों ने टच भी नहीं किया, है ना। और अभी मैं आई हब में मेंटरशिप करती हूँ ना, तो 2-3 मैंने देखा कि उसके जो फाउंडर रहते हैं ना, वो आयुर्वेद का प्रोडक्ट लेके आते हैं और नॉन आयुर्वेद बैकग्राउंड से रहते हैं। तो हम आयुर्वेद वाले कर क्या रहे? इसमें हम पूरा मेडिसिन के अप्रोच पे चले जाते हैं कि इसकी ये मेडिसिन है, हम इस डिसीज के ऊपर हमारे पास तो दिनचर्या ऋतुचर्या का कंसेप्ट भी है, आप उस पे फोकस करो ना, है ना। और बहुत सारा वर्क ऐसा भी है जिनको हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए वो जानना है, हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए वो जानना है ना। और ये चीज़ भी कोई बिना आयुर्वेद के फील्ड से आएगा पर्सन करेगा तभी आगे बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें भी अनटच रहे अभी आयुर्वेद में। गर्भ संस्कार हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बोला है। अब गर्भ संस्कार आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, गर्भ संस्कार की जितनी भी एप्लीकेशंस है ना वो सर्च करना, और उसके फाउंडर्स आप सर्च करना, आयुर्वेद वाले 3-4 लोग ही मिलेंगे मुश्किल से। इतना अच्छा गर्भ संस्कार आयुर्वेद में बोला है ना। मासानुमासिक पूरे योग बोले हैं आयुर्वेद में, पर गर्भ संस्कार की एप्लीकेशन आप जो भी वो देखोगे, उसके फाउंडर जो भी देखोगे, दैट इज रिलेटेड विथ नॉन आयुर्वेदा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है आयुर्वेद, बहुत सारी नहीं, सब चीज़ें बाकी है एक्चुअली, सब चीज़ें बाकी है। पंचकर्मा पकड़ लो, वैसे वो तो मेरा सब्जेक्ट है ना, इसलिए मेरा फोकस उस पर ज़्यादा रहता है। पंचकर्मा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसपे कुछ ना कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है ना। पंचकर्मा किट कोई बना सकता है, हैंडी जो सबके लिए अवेलेबल हो, राइट। ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अभी बात की, तो पंचकर्मा में जो मेडिसिन हमें अंदर पेशेंट में डालनी है, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ भी इनोवेशन आ सकता है। आप आई के डिसीजेस पकड़ लीजिए, है ना, आज हर एक बच्चा है वो मोबाइल लेके बैठा है, ओके। तो आप उनको फोकस करके बहुत सारा कुछ किड्स के लिए क्या है हमारे पास, है ना, बहुत कुछ है आयुर्वेद में। मार्केट में क्या है? कुछ नहीं है। तो उसमें भी बहुत सारे इनोवेशंस हो सकते हैं। आप सोच लीजिए आयुर्वेद में इनोवेशंस का फील्ड है वो भी पूरा का पूरा ओपन है, कंजेस्टेड कुछ भी है ही नहीं। आप न्यूट्रास्यूटिकल पकड़ने जाओगे तो वो कंजेस्टेड है, राइट। न्यूट्रास्यूटिकल में अगर आप कुछ भी इनोवेशन करने जाओगे दैट इज कंजेस्टेड, पर आयुर्वेद में तो पूरा फील्ड बाकी है अभी। और सरकार ग्रांट दे रही है, ऐसा नहीं है कि आपके खुद के पैसे निकाल के कुछ करना है, सरकार आपको ग्रांट दे रही है। आपको क्या करना है? आइडिया कुछ लाना है, और आइडिया के कुछ हाथ पांव माता पिता कुछ नहीं होते, है ना। वो आप बैठे रहोगे ना और अच्छे से सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिल पाएंगे। और आपके मेंटर से बात करिए,
जो भी आपको लगता है कि ये मैडम है, कॉलेज में ये सर है, वो आपको अच्छे से गाइड पर कर पाएंगे। 10 आइडियाज़ उनके पास लेके जाइए और बात करिए उनसे, कौन से आइडिया पे वर्क करने लायक है, बात करिए उनसे कहाँ से ये ग्रांट लानी है। तो किसी को भी अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो 100% वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, हमारे साथ कर सकता है। नस्ये की पूरी टीम इसके लिए है, जो बहुत सारे लोग हैं जो नस्ये से जुड़े हैं और स्टार्टअप के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होगा, तो आप आगे आइए, है ना। कहाँ से कैसे फंडिंग मिलती है उसके लिए गाइडेंस देने के लिए सब लोग बैठे हैं। आप SSIP की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा गाइडलाइंस मिल जाएगा आपको। आप iHub की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। तो मैम इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने ये सीखा कि आयुर्वेद के अलावा बाकी मोस्ट ऑफ फील्ड में सैचुरेशन आ गया है, बट हमारी फील्ड पूरी ही 100% एम्प्टी है टू एक्सप्लोर। तो हम उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं मैम। एंड आई थैंक टीम नस्या एंड गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग अस प्लेटफॉर्म टू होस्ट दिस इंटरव्यू। यस मैम, बहुत अच्छा फाइन ये इंटरव्यू रहा, क्योंकि मैं एक SSIP इनोवेटर हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि SSIP एंड स्टार्टअप इनोवेशन में बहुत एरिया भी लैग कर रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वैद्य हैं, जिनको अपना एक स्टार्टअप करना है लेकिन उनके पास कुछ आइडिया नहीं है, आइडिया है तो मेंटरशिप नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो आप में से कोई भी अगर आपके स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप या गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारा नस्ये की टीम का, शीतल मैम है, प्रेरणा है, मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नस्ये टीम है, भवदीप गणात्रा सर है, आप उन सब का कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सब के डिटेल कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।